हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से लूसेंट का संपूर्ण निचोड़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें टोटल 3 चैप्टर कवर अप होंगे। एक है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता और तीसरा है महाजनपद। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सर्वमान्य तिथि जो है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का चौहदी मतलब चारों तरफ कौन कौन सा स्थल था? तो सबसे पश्चिम में पूरा स्थल है दासक नदी के किनारे सुतकांगडेर, पूर्वी पूरा स्थल है हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूरा स्थल है चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा और जम्मू कश्मीर में है जो कि, और दक्षिणी पूरा स्थल है गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता एक सैंधव सभ्यता थी, मतलब एक नगरीय सभ्यता थी और जिसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार टाइप का है। अगला है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, तो लोथल एवं सुतकोता दो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। अगला है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की भी मूर्ति मिली है। फिर है अग्निकुंड, जो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, और जबकि मनके बनाने मतलब मटके बनाने के कारखाने लोथल एवं चरहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला है, जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन यदि एक से अधिक लाइन लिखना हो तो पहली दाएं से बाएं तथा दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती है, कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। और जो दरवाजे एवं खिड़कियां थी वो सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलती थी, बस एक लोथल को छोड़कर। लोथल में जो दरवाजे एवं खिड़कियां थी वो मुख्य शहर की ओर खुलती थी, बाकी सभी जगह पीछे की ओर खुलती थी। अगला है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो थी वो गेहूं एवं जौ थी, जौ थी। फिर मिठास के लिए वहाँ के लोग शहद का प्रयोग किया करते थे। फिर अगला पॉइंट, मेलुहा शब्द का जो अभिप्राय है वो सिंधु सभ्यता से है और वहाँ तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। फिर है, पशुओं में जो कुबड़ वाला सांड था वो विशेष पूजनीय था और स्वास्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है, हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है स्वास्तिक का चिन्ह। अगला है, सिंधु घाटी के जो लोग थे तलवार यानी लोहा से परिचित नहीं थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे, वहां पर तलवार भी ऑप्शन रहता है, तो तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति वहां पर प्रचलित थी। फिर अगला पॉइंट है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था और सैंधव समाज एक मातृ सदात्मक था, इसका भी प्रमाण वहां से मिलता है। फिर रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं और शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी वहां पर। और यहाँ पर सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं और उनके जो किस नदी के किनारे वो बसा है, ये भी कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा है वो एक रावी नदी के किनारे स्थित है, और उसके बाद हम एक बार में ही देखेंगे सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे तीन स्थल बचे हैं, एक है मोहनजोदड़ो, एक है चनहुदड़ो और एक है कोटदीजी। तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी। अब है कालीबंगन जो कि घग्गर नदी किनारे स्थित है और राजस्थान में है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे रंगपुर जो मादर नदी किनारे स्थित है और गुजरात में है। अब इसके बाद है रोपड़, तो सतलज नदी किनारे है। लोथल तो भोगवा नदी किनारे है। आलमगीरपुर तो हिंडन नदी किनारे है। सुतकांगडेर तो दासक नदी किनारे है। बनमाली तो रंगोई किनारे है। धौलावीरा तो लूनी नदी किनारे है और सोतका तो सादिकौर बलूचिस्तान में है। तो इतने सारे प्रमुख स्थल हैं और इनसे रिलेटेड नदियां हैं, तो आप लोग ध्यान में रखना है इसे।
अब बात करते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो चार्ट था मैंने वहाँ पर बता दिए, आपको अब उसको ध्यान में रखना है। तो अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता जो है 2 भागों में बटा था। पहला है ऋग वैदिक काल, जिसका पीरियड है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। और सेकंड पॉइंट है आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बटा था, जिसे हम लोग कहते हैं कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। अगला है दशराग्य युद्ध। परुष्णी मतलब रावी नदी किनारे के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। अगला है आर्यों का समाज जो था पितृ प्रधान था, और यहाँ पर बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। फिर था जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था वैदिक सभ्यता में। कुछ प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक हैं, जैसे कि दर्शन चवार्क दर्शन है जिसके प्रवर्तक चवार्क हैं, योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं, सांख्य के कपिल हैं, न्याय के गौतम है, पूर्वी मीमांसा के जैमिनी है, और उत्तरी मीमांसा के बदरायन है, वैशेषिक के कणाद है। तो यहाँ पूर्वी मीमांसा और उत्तरी मीमांसा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो पूर्व में दो वर्ड है, तो जैमिनी में 3 है, और उत्तर में 3 वर्ड है, तो बदरायन में 5 है। तो ऐसे ही याद रखना है, 2 से 3, 3 से 5। अगला क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, और आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। सबसे पवित्र नदी जो थी सरस्वती नदी मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख मात्र 1 बार एवं यमुना का उल्लेख मात्र 3 बार हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। कुछ ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां थी, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। तो क्रुभ का आधुनिक नाम है कुर्रम, कुभा का काबुल, वितस्ता का झेलम, आसिकनी का चिनाव, परुष्णी का रावी, शत्रुदी का सतलज, विपाशा का व्यास, सदानीरा गंडक, दृश्यधती घग्घर, गोमती गोमल और सुवस्तु स्वात। तो इतने सारे नदियां हैं जिनका आधुनिक नाम है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखना, मे भी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है सत्यमेव जयते। मुंडोपनिषद से लिया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण, और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। अगला है कुछ ऋग्वैदिक कालीन देवता में है इंद्र, जिनको युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता है। अग्नि जो कि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते हैं, इसलिए शादियों विवाह में अग्नि को साक्ष्य मानकर फेरे कराए जाते हैं। फिर है वरुण जो कि पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता और विश्व के नियामक एवं शासक और सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात के कार्य करता है। अगला है धौ जो आकाश के देवता है, सोम जो वनस्पति के देवता है, उषा जो प्रगति एवं उत्थान के देवता है, अश्विन जो विपत्तियों को हरने वाला देवता है, जैसा कि हमारे अश्विन है इंडियन क्रिकेट टीम में, और पूषण पशुओं के देवता है, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है, और मरुत आंधी तूफान के देवता है। तो यहाँ पर वैदिक सभ्यता भी खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे महाजनपद के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम से रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा बार उनका रेपिटेशन हो चुका है, वही सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंपाइल किया है। फालतू कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है। तो महाजनपद में बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा था। तो इसकी राजधानी बौद्ध ग्रंथ के इसकी जो जानकारी है बौद्ध ग्रंथ के अंग्युत्तर निकाय से मिलती है। यहाँ पर हम देखते जाएंगे जैसे कि महाजनपद अंग है जिसकी राजधानी चंपा है, और इसका आधुनिक जो क्षेत्र भी दिया गया है, जैसा कि आप लोग पढ़ लेना, बिहार के मुंगेर में, भागलपुर में इसका भी पड़ता है। ऐसे मेनली इसका महाजनपद और राजधानी ही पूछा जाता है। तो मगध की राजधानी है गिरिव्रज राजगिरी, काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, वज्जी का वैशाली, विदेह या मिथिला, कौशल का श्रवास्ती, अवंती का उज्जैनी या माहिष्मती, मल्ल का कुशावती, पंचाल का अहिछत्र, काम्पिल्य या चेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक, सूरसेन मथुरा, और अशमक का पोटली, और गंधार का तक्षशिला। तो इतने सारे 16 महाजनपद हैं जिनकी राजधानी ये है, और इनका आधुनिक स्थान यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसे भी एक बार देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से यही दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाजनपद और उसकी राजधानी। तो यहाँ पर टोटल तीनों चैप्टर खत्म हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगता है इसे टोटल बनाने में। और उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी, और किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप जरूर बताना। और जिसने पहले से पढ़ चुका है
उसको रिवीजन के लिए और अच्छा है। जिसका रिवीजन हो रहा है वो बहुत कम समय में आपका रिवीजन भी हो गया यहाँ पर टोटल 3 चैप्टर का। तो इसी तरह कंटेंट पाने के लिए और इस सीरीज को पूरा देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।